अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बिकॉज़ रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ट्राई सर्विसेज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक मिनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसमें कई वेपन सिस्टम्स और कई इंडिजिनस सिस्टम्स को दिखाया गया और उन पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उस वीडियो पर अपना एक रिएक्शन देंगे और जो-जो वेपन सिस्टम आता रहेगा, हम उसको साथ-साथ एक्सप्लेन करते जाएँगे। तो बगैर किसी देर के हम प्रॉपर फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम आ जाएँ हाँ, ये रिसेंट मगर अल्लाह जानता है। ये फतह 1 मिसाइल्स इस डॉक्यूमेंट्री में सबसे पहले दिखाए गए हैं और फतह 1 को पाकिस्तानी या दुनिया जाने या ना जाने, तो इंडिया की एयर बेसेस बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं बिकॉज़ फतह 1 की काफ़ी ब्रीफ मीटिंग उनके साथ रही है 10 मई 2025 को। तो फतह 1 बेसिकली पाकिस्तान का इंडिजिनस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। मैक्सिमम 140 किलोमीटर की रेंज देता है और इंडिया की जितनी भी फ्रंट लाइन हेडक्वार्टर्स हैं और एयर बेसेस हैं वो इसके निशाने पर रहती हैं। यहाँ से हुआ था मई 25। ये पाकिस्तान आर्मी की आर्टिलरी है जो इन एक्शन नज़र आ रही है एलओसी के अक्रॉस, एलओसी के नज़दीक और इसके ऊपर प्रॉपर ये बंकर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इससे ये होता है कि इवन अगर इस पर लॉटरिंग म्यूनिशन भी अटैक करे तो सर्वाइवबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्ज़र ये पाकिस्तान आर्मी का वो वेपन है जिसे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हम कह लें समझा जाता है। इसे डिस्कस भी ज़्यादा नहीं किया जाता। हालाँकि मार्का-ए-हक़ में इसका बहुत की रोल है। जम्मू में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, इंडिया की महार रेजिमेंट का जो ऑफ़िस था, उसको बम्बार्डमेंट उसको हिट करने के लिए SH-15 यूज़ किया गया था और SH-15 के जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन थे, उन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट्स को हिट किया था। फिर आती है यमामा क्लास पेट्रोल वेसल बेसिकली ये कॉर्वेट है लेकिन इसे ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल के तौर पर इंडक्ट किया गया पाकिस्तान नेवी में। इन फ्यूचर इस पर इंडिजिनस स्मैश हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिल सकते हैं। 3 मई 2025 को अब्दाली मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया था और इनिशियली यही समझा जा रहा था कि अब्दाली मिसाइल बेसिकली से ही आगे अब्दाली का जो कन्वेंशनल वेरिएंट होगा वो बेसिकली फतह 3 होगा बट फतह 3 टर्न्ड आउट टू बी समथिंग न्यू और फतह 3 क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा उस डॉक्यूमेंट्री में है। बहरहाल अब्दाली वेपन सिस्टम न्यूक्लियर कैपेबल पेलोड लेकर जाने के काबिल है और बैटलफील्ड रेंज में ये एनिमी की अ, आप कह लें कि धज्जियां बखेर सकता है। और सिलसिला जारी है। शाहपर 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम ये पाकिस्तान का फर्स्ट इंडिजिनस हेल यूसीएवी है जिसे हम हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहते हैं और इनिशियली प्लान ये था कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट अज़म के तहत एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मतलब चलाएगा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मेल एंड हेल यूसीएवी बनाएंगे और वो सब बनाने थे पीएसी कामरा ने। बट फिर पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अज़म को कैंसिल कर दिया 2019-20 में ही और पाकिस्तान ने ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ कंसोर्शियम्स को दिए जैसा कि अब पीएफएक्स बना रही है और पीएफएक्स से रिलेटेड जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर नेस्टैप काम कर रही है। शापर 3 को बनाया गिड्स ने, इवन शापर 2 जो कि एक मेल यूसीएवी है उसे भी गिड्स ने बनाया और शापर 3 की ये फर्स्ट फ्लाइट भी है और इसके साथ साथ वेपन फायरिंग ट्रायल्स भी इसके हो चुके हैं। तो पाकिस्तान अपना इंडिजिनस हेल यूसीएवी बना चुका है जबकि इंडिया का जो इवन मेल यूसीएवी है तपस वो प्रोग्राम भी अब ऑलमोस्ट फॉल्टर होता हुआ नजर आ रहा है। आप कह लें कि पोटेंशियल फेलियर बन चुका है। तो पाकिस्तान ने तेजस की तरह एक चीज़ को ज़िद नहीं बनाया। देखें एक प्रोजेक्ट अज़म आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता पूरा, अपनी हिकमत अमली चेंज करें, एक नई हिकमत अमली के साथ आएँ और आपको अल्लाह ताला शापर 3, शापर 2, पीएफएक्स की सूरत में कामयाबियाँ देगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन भी है।
ये इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप है। इस पर आपको पिटोट ट्यूब नज़र आ जाएगी। ये किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट या इवन हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर पिटोट ट्यूब लगी होती है, जो कि उसके डाटा को गैदर करने के लिए यूज़ होती है, उसके मुख्तलिफ फ्लाइंग पैरामीटर्स को गैदर करने के लिए यूज़ होती है और फिर उसे आगे रिसर्च पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है। शाहपर 3 फायर कर रहा है पाकिस्तानी मेड बर्क A2 ग्राउंड मिसाइल को, जो मल्टीपल सीकर्स को यूज़ करता है और इसके भी आगे मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। एंड फिर उसके बाद आती है हमारे सामने PNS साहिवाल। ये गन बोट है और वाह, मेरे शहर के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है, लेकिन खैर PNS साहिवाल एक छोटी गन बोट है और इवन इसमें पोटेंशियल है कि फ्यूचर में 1 से 2 क्रूज मिसाइल्स या एंटीशिप मिसाइल्स इस पर लोड किए जा सकते हैं। फिलहाल इसे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और उस मामले में ये अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। Z-10 एमी अटैक हेलीकॉप्टर। हमें तुर्किया के T129 नहीं मिल सके क्योंकि अमेरिका ने अपने इंजन्स देने से इनकार कर दिया था, बट Z-10 एमी जैसा एक एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को अवेलेबल हुआ और अच्छी चीज़ ये थी कि चाइना ने वक्त रहते इसमें अहम अपग्रेड्स कर दी थी, जिसमें डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स, नेक्स्ट जनरेशन एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन और इसकी पेलोड कैपेसिटी, इसकी रेंज और इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को इनहेंस किया गया चाइना की तरफ से। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिम से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था पाकिस्तान रॉकेट फोर्स का, रॉकेट फोर्स कमांड जिसे कह दिया जाता है। और अब कह लें कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के पास बाद पाकिस्तान आर्मी की जो रॉकेट फोर्स है उसका बहुत की रोल होगा किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में। ख़ासतौर पर आपने ईरान की अगर ये पूरी सिचुएशन देखी हो तो ईरान ने जिस तरह अमेरिकन बेसिस को उन्होंने हिट किया, उन्होंने पूरी दुनिया को शॉक किया। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के लो टियर के फतह 1 मई में इंडिया को घुटनों पर ला सकते हैं, तो रॉकेट फोर्स में जो फतह 2, फतह 3, फतह 4 और फ्यूचर में फतह 5 ये क्या-क्या कर सकेंगे, वो मुझे आगे बस मैं हिंट कर देता हूँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। फिर ये फतह 4 क्रूज मिसाइल, ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। समझ लें कि पाकिस्तान का जो बाबर क्रूज मिसाइल है उसका एक कन्वेंशनल वेरिएंट है और फतह सीरीज में सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की आपको किल रेंज ये देता है 750 किलोमीटर। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि 30 सितंबर 2025 को इसका फर्स्ट टेस्ट किया गया था और ये बेसिकली इसके दो अहम पॉइंट्स आप याद रखें कि फतह 4 एक तो ट्रेन हगिंग कर सकता है जिसकी वजह से सबसोनिक स्पीड होते हुए भी इसको दूर से डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, चाहे इंडिया का कोई भी रडार हो। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ये जो फतह 4 है, ये अपनी रेंज की वजह से आपको इतनी बड़ी किल रेंज या किल इनवेल्प प्रोवाइड कर देता है कि इंडिया की वेस्टर्न कमांड के साथ-साथ इंडिया की जो सेंट्रल कमांड में उनके ऑफिसेज़ हैं, उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, वो भी आपके निशाने पर आ जाती हैं। तो ये इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा थ्रेट है और इंडिया के लिए तो नहीं, जो भी पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए जिसमें एक कीड़ा हो पाकिस्तान पर हमला करने का, उसके लिए। पाकिस्तान मैरीन कोर के हॉवरक्राफ्ट बेसिकली सिर क्रीक के एरिया में जो दलदली इलाके हैं, वहाँ जिस तरह के कैनाल्स हैं, तो वहाँ बड़ी शिप्स नहीं जा सकती। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने ये 4 हॉवरक्राफ्ट ब्रिटेन से सेकंड हैंड लिए हैं, रिफर्बिश किया है और अब इन्हें पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान मैरीन कोर इन्हें यूज़ कर रही है। और अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान के नेवल चीफ ने बेसिकली सिर क्रीक का दौरा किया था अक्टूबर 2025 में, तब इन्हें अनवील किया गया था। इन्हें ना सिर्फ पाकिस्तानी मैरीन्स यूज़ करती हैं, बल्कि SSGN जो नेवल स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके ऑपरेशंस में भी इन्हें यूज़ किया जा सकता है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम ट्रूप करियर है
कहने को बेशक ये कोई बहुत ऑफेंसिव वेपन नहीं है, लेकिन इनमें जो बैठे बंदे हैं वो बहुत ऑफेंसिव हैं दुश्मन के लिए। जो बढ़कर से बढ़कर है, वो अज़्म वफा का पैकर है। VT4 टैंक्स जो कि नेटवर्क सेंटर कैपेबिलिटी के साथ इनको इंटीग्रेट किया गया है, और बेसिकली ये VT4 टैंक आपके अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम से डाटा फीड ले सकते हैं, जो कि इनको इनकी टारगेटिंग साइट्स बता सकता है, उनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बता सकता है। इनकी फायर पावर इससे कई गुना इन्हेंस हो सकती है, बजाय कि एक स्टैंड अलोन VT4 टैंक ऑपरेट कर रहा हो। इनकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये पिक्चर अपने आप में मेजेस्टिक है। उसकी वजह यह है कि चाइनीज मेड जेटन Z10ME, US मेड कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर और फिर फेनिक। बहरहाल US अटैक हेलीकॉप्टर और चाइनीज अटैक हेलीकॉप्टर एक फॉर्मेशन में एक साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये पॉसिबल है सिर्फ पाकिस्तान में। और बाकी इंटीग्रेशन वो सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, और ये चीज़ ही अपने आप में दिखाने के लिए पाकिस्तान आर्मी की माइट शो कर देती है कि जहां दुनिया के दो हरीफ के बेस्ट इक्विपमेंट एक ही फ़ज़ाओं में एक ही मिशन को सरंजाम करते हुए नजर आए, उस सरजमीन को पाकिस्तान कहा जाता है। अनमैन्ड व्हीकल्स पाकिस्तान ने रिसेंटली डेवलप की हैं जो माइन क्लियरेंस का काम कर सकती हैं, और एनिमी की माइंस को क्लियर करने के साथ साथ अगर वो माइंस क्लियर हो जाती हैं उस रास्ते से, तो आपकी इन्फेंट्री और आपके टैंक्स के लिए फिर रास्ता खुल जाता है कि वो आगे जाके ऑपरेट कर सकें। क्वाडकॉप्टर्स और स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर एट इट्स बेस्ट, ये भी नवंबर 2025 के एक्सरसाइजेज हैं, जब जॉर्डन का किंग पाकिस्तान आया हुआ था। तब ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी दिखाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी ने जॉइंट एक्सरसाइजेस की थी। स्मैश मिसाइल का टेस्ट, ये इनिशियल स्मैश मिसाइल का टेस्ट है जिसमें इसने मूविंग टारगेट को हिट किया था। ये रडार डिफ्लेक्टर्स भी यहाँ नजर आ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। डिफेंस फोर्सेस का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा क्रिएट किया गया था। बेसिकली इसका काम था कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी ज्वाइंटनेस को इंक्रीज करना, और इस तरह के मुख्तलिफ ओहदे आपको दुनिया की बाकी मिलिट्रीज में भी देखने को मिलेंगे। अहम चीज़ ये होती है कि अगर आप मिलिट्री की डोमेन में अपने वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग साइकिल है उसमें इंटीग्रेशन भी बहुत आम होनी चाहिए। आपका एयर चीफ, आपका नेवल चीफ, आपका जो आर्मी चीफ है, उनमें इतनी कोऑर्डिनेशन हो कि कोई भी अगर फैसला लेना पड़े, या लेट्स सपोज अगर नेवी को ज़रूरत है एयरफोर्स की या आर्मी की आपके सी शोर एरियाज में, तो एक सेंट्रलाइज्ड कमांड हो जहाँ से एक ऑर्डर दिया जाए और फिर उस पर अमल हो जाए, बजाय कि अगर उसमें डिलेज है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी उससे खतरे में आ सकती है। तो CDF का ओहदा बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया। हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम अहंग करेगा। अगेन क्वाडकॉप्टर्स इसको ये हिट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट जो है उसने FM-90 एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम पर, और कामयाबी के साथ अपने टारगेट को हिट किया। अहम चीज़ ये है कि ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, बट इसके सीकर को इंक्रीज़ किया गया है, इसकी propulsion को बेहतर किया गया है, और इसकी एक्यूरेसी हम देख सकते हैं दिसंबर 2025 में टेस्ट किया गया। ENS खैबर की कमीशनिंग सेरेमनी इस्तांबुल में हुई, और अब ये पाकिस्तान पा चुकी है ये शिप। ये प्रॉपर कॉर्बेट है, उस पर स्मैश हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिप्लॉय किया गया है। 3 जनवरी 2026 को पाकिस्तान ने एयर लॉन्च तैमूर मिसाइल का टेस्ट किया था, और ये इंडिजिनस क्रूज मिसाइल है जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज रखता है, और इसका किल इन वेल्व भी काफ़ी अच्छा है। मींस
650 किलोमीटर की ये किल रेंज आपको देता है। प्लस इसकी ये टेल में मॉडिफिकेशंस की गई हैं। मिराज एयरक्राफ्ट इसे लॉन्च कर रहा है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को भी हिट करता है। प्लस JF-17 भी इसे कैरी कर सकते हैं। जब जोश जुनून हो जज्बों मेन क्वाडकॉप्टर्स, शहदा का लहू ये भी एक स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर एक्सरसाइज के क्लिप्स हैं जिसमें इंडिजिनस ड्रोन्स दिखाए जा रहे हैं और ये बेसिकली अबाबील सीरीज के ड्रोन्स हैं और सेम इस तरह के ड्रोन्स कुछ पाकिस्तान के करीबी कंट्रीज ने भी खरीदे हैं। हो नजरों में दुश्मन का मकर LY-80N सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो पाकिस्तान नेवी की तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स पर मौजूद हैं और ये चाइनीज़ मेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान के लिंक ग्रीन इंडिजिनस डाटा लिंक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और ये पाकिस्तान की तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स पर हैं और मैक्सिमम 40 किलोमीटर की रेंज देते हैं। फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म आपको इसमें देखने को मिलेगा। अहम चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान नेवी के बेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो अभी तक आपकी सर्विस में है और इवन ब्राह्मस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के कैपेबल है। जो ढान सका यह है मुदमर लॉटरिंग म्यूनिशन जो पाकिस्तान नेवी ने अपनी सर्विस में इस वक्त इंडक्ट किया हुआ है। ये ना सिर्फ यहाँ टारगेट ड्रोन के तौर पर यूज़ हो रहा है बल्कि उसके साथ साथ इससे एज अ लॉटरिंग म्यूनिशन भी एनिमी की जो स्मॉल बोट्स हैं और इवन एनिमी की शिप्स पर जो उनके की इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज अगर ऐसा एक लॉटरिंग म्यूनिशन एक रेडार डोम को हिट कर दे एक शिप बड़ी शिप पे, तो रेडार जब फारुक हो गया तो अब वो सरफेस टू एयर मिसाइल भी फायर नहीं कर सकते, इवन एंटी शिप मिसाइल्स को भी वो सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे। सो शिप कहने को बहुत बड़ी है लेकिन उसके कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर वो डैमेज हो गए तो खेल खत्म। सेम एज जैसे पाकिस्तान ने S-400 के रेडार्स को हिट किया था। अगर आप S-400 के लॉन्चर्स को हिट करने जाएंगे तो एक बैटरी में कई लॉन्चर्स होते हैं, तो एक लॉन्चर तबाह भी कर देंगे तो बाकी लॉन्चर मिसाइल फायर करते रहेंगे। इस वजह से पाकिस्तान ने रेडार्स जो थे जो जिनका काम था मिसाइल्स को गाइड करना, पाकिस्तान ने उन्हीं को ही सफाए हस्ती से मिटा दिया। अगेन ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हो रही हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 2 सैटेलाइट लॉन्च किया गया फरवरी 2026 में और ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करेगा। सिविल और मिलिट्री पर्पसेस दोनों में यूज किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक एसेट जो कि इंडिजिनसली स्पार्को ने बनाया। ये दूसरा मिसाइल टेस्ट है जो कुछ महीनों के अंदर ही पाकिस्तान ने स्मैश मिसाइल का किया और इसमें अगर आप अहम चीज़ देखें तो ये एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल टेस्ट था और इसे स्मैश 2 का नाम भी दिया जा रहा है। इसकी रेंज बेसिकली 350 किलोमीटर से इंक्रीज़ की गई थी कुछ सोर्सेज के मुताबिक 450 से 500 किलोमीटर तक और इसकी टर्मिनल फेज में स्पीड भी इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करने के काबिल था और मूविंग टारगेट को इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया। ये देखें मूविंग टारगेट को इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया है और उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो एक एयर लॉन्च तैमूर मिसाइल का टेस्ट किया ही था, पाकिस्तान नेवी ने भी एयर लॉन्च मिसाइल का टेस्ट किया है। सो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि पाकिस्तान नेवी भी फ्यूचर में एयरक्राफ्ट वगैरह को अपनी सर्विस में लेकर आ सकती है। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी भी एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स अपनी सर्विस में लेकर आए और प्रॉपर नेवल एयर आर्म हमें देखने को मिले। यहाँ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 3 सैटेलाइट लॉन्च देखा जा सकता है, अप्रैल 2026 में किया गया। EO2 के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी स्पार्को की। रिसेंटली 28 अप्रैल 2026 को फतह 2 का ट्रेनिंग लॉन्च टेस्ट किया गया। इस पर डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई हुई है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को ये हिट कर रहा है। हंगोर क्लास सबमरीन, पहली हंगोर क्लास सबमरीन इस वक्त पाकिस्तान नेवी की सर्विस में आ चुकी है और चाइना में इसकी कमीशनिंग सेरेमनी हो चुकी है। अब ये चाइना से पाकिस्तान आएगी कुछ दिनों तक।
और ये पाकिस्तान नेवी का इस वक्त का बेस्ट वेपन सिस्टम है दैट वी हैव टू काउंटर द क्वांटिटी ऑफ इंडियन नेवल शिप्स। तो कहने का मकसद ये है कि हंगोर क्लास सबमरीन से इंडिया ये समझ लें कि पाकिस्तान नेवी का J-35 है, मैं सादा अल्फाज में समझाऊं। और इसकी कमीशनिंग सेरेमनी को बहुत ही ज़्यादा इसका वेट किया जा रहा था और फाइनली ये पाकिस्तान नेवी में कमीशन हो चुकी है। उस कौम से तू टकराया है, इस्लाम का जो सरमाया है, क्या तू फाइनली फतह 3, इसके बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये थी कि भाई ये अब्दाली मिसाइल का एक कन्वेंशनल वेरिएंट है, बट ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्राह्मोस की तरह। ये एयर इनटेक्स, ये रॉकेट बूस्टर और बेसिकली ये चाइनीज HD-1 मिसाइल पर बेस्ड है। मैक्सिमम 450 किलोमीटर की रेंज देता है और पेलोड ब्राह्मोस से ज़्यादा कैरी कर सकता है। रेंज स्टैंडर्ड ब्राह्मोस से ज़्यादा है और एक्यूरेसी के मामले में भी ये उससे बेहतर है। सो ये ब्राह्मोस की कैटेगरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सो उस कैटेगरी में पाकिस्तान नेवी के पास CM-302 था, बट पाकिस्तान आर्मी के पास अभी ऐसा कोई मिसाइल नहीं था। बैलिस्टिक मिसाइल थे, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थे, बट आप कह लें कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये पहला ऐसा एक इक्विपमेंट अब पाकिस्तान के पास आ चुका है कि वो जो एक बेसिक आपके पास कैटेगरीज होती है मिसाइल की, अब उसमें जो एक पोटेंशियल कमी थी वो भी पूरी हो चुकी है फतह 3 के आने के बाद। तुझको खबर ये कौन बशर, ये किनका लहू गरमाया है। रॉकेट डिस्पेंस्ड माइन सिस्टम्स, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है, जो इस वक्त हमें एक एक्सरसाइज जा रही है। लांस IR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं और इसको अगर आप गौर से देखें तो ये इंफ्रारेड बेस्ड गाइडेंस पर काम करते हैं। लेट्स सपोज दुश्मन की तरफ से अगर एक क्रूज मिसाइल आ रहा है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि ट्रेन हगिंग कर रहा है और आपके रडार्स उसको पिक नहीं कर पा रहे, ऐसे में अब क्या होगा कि ये जो आपके इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स हैं, आपके इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, वो उसे कैप्चर करेंगे पैसिव सेंसर्स के थ्रू और फिर आपके जो इस तरह के IR गाइडेड मिसाइल्स हैं वो उनको हंट डाउन करेंगे। और ये यूक्रेन रशिया वॉर में हमने ये टैक्टिक्स देखी हुई हैं और इसमें भी हम लांस IR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने जो टारगेट ड्रोन है उससे डिस्ट्रॉय करता हुआ देख सकते हैं। ये बख्तर शिकन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट है। फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म को यूज करता है, 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज है और ये लाइट वेट लग रहा है। जो इनिशियल जो हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंट है वायर गाइडेड, ये उसका एक लाइट वेट वेरिएंट है, फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म है, प्लस इससे और ज़्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान की जो स्टैंडर्ड आर्मर्ड कोर है उसके साथ ये सर्विस में हो, बल्कि इवन स्पेशल फोर्सेस भी इसे यूज़ कर सकें। ये पाकिस्तान के टर्बोजेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन, आई बिलीव जो सरकाश सीरीज के लॉइटरिंग म्यूनिशन गिड्स ने दिखाए थे, ये उसका लॉन्च वीडियो है, उसकी लॉन्च वीडियो बेसिकली पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को ही हिट भी करेगा, बुल्सआई। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जो कि आर्म्ड है और इसे फ्रंट लाइंस पर भेजकर आप ना सिर्फ जासूसी के मिशन में डिप्लॉय कर सकते हैं बल्कि इवन ये असॉल्ट मिशंस में या अटैक रोल में भी यूज किया जा सकता है। रोबोटिक डॉग्स जिन पर वेपन्स माउंटेड है, ये लास्ट टाइम शाहीन एक्सरसाइजेज जो पाकिस्तान और चाइनीज स्पेशल फोर्सेस की हुई थी उनमें देखे गए थे और अब फाइनली पाकिस्तान की सर्विस में है। अब ये इंडिजिनस है या ये चाइना से खरीदे गए हैं उसके बारे में भी कंफर्म नहीं है, बट इसमें जो मोर देन 90% 85 to 90% वेपन सिस्टम्स दिखाए गए हैं वो चूंकि इंडिजिनस हैं या ऑलमोस्ट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हैं, तो एज्यूम किया जा सकता है कि ये इंडिजिनस रोबोटिक डॉग्स हैं जो पाकिस्तानी SSG के साथ हमें इन एक्शन नजर आएंगे। इन पर चूंकि वेपन्स होती हैं तो आपका
आप अपने कीमती सोल्जर को आगे भेजने की बजाय आप ऐसे रोबोटिक डॉग्स के थ्रू मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्लोज जिसे हम अर्बन वॉरफेयर कह देते हैं, फिर उसके बाद क्लोज कॉम्बैट कह देते हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम या इंडिजिनस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, आई मीन टू से, इसमें ये सरफेस टू एयर गन्स हैं। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है, IR सेंसर, और इसके साथ आई बिलीव रेडार भी इसके साथ इंटीग्रेटेड होगा। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये इसका ईओ सिस्टम मूव करेगा वैसे ही उसी डायरेक्शन में गन्स भी मूव करेंगी। NRTC अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अपने इलेक्ट्रॉनिक ऐसा रेडार्स, आई मीन टू से इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐसा रेडार्स, उनको अनवील करने के बाद उन्होंने एक अहम चीज़ अनवील की है, वो है एक अनमैन्ड व्हीकल जो कि माइन क्लियरेंस का काम कर सकती है। ये भी NRTC ने बनाई है। ये इंटीग्रेटेड आर्टिलरी फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो बेसिकली आपके उस एरिया में मौजूद जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उन्हें वो पोजीशंस बताएगा जहां उन्होंने बम्बार्डमेंट करनी है, जहां उन्होंने आर्टिलरी के गोले फायर करने हैं। सो इसमें अहम चीज़ ये है कि एक हाईली मोबाइल व्हीकल पर इसके सेंसर्स अब मौजूद हैं, और इवन यहाँ से ड्रोन को भी ऑपरेट किया जा सकता है। और अगर इस पर एनिमी हिट करने की से कोशिश करेगा तो इसमें आपको एक हाई मोबिलिटी का एक एंगल मिल जाता है कि आप जल्दी से अपना एरिया चेंज कर सकते हैं। एक काउंटर बैटरी रेडार, फिर IR सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये मुख्तलिफ एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी और इवन एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है। एंटी ड्रोन सिस्टम शॉर्ट रेंज के हैं, फिर आएंगे मीडियम रेंज के, फिर आएंगे लॉन्ग रेंज के एंटी ड्रोन सिस्टम्स। और इनमें से भी ज़्यादातर NRTC ने बनाए हैं, तो NRTC ने बहुत कम अरसे में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है। ये पाकिस्तानी गिड्स का रेंजर वीटोल अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, जो कि ना सिर्फ जासूसी सर्विलेंस जैसे मिशंस कर सकता है, बल्कि उसके साथ साथ ये टारगेट एक्विजिशन का काम भी कर सकता है। ये आर्टिलरी यूनिट्स को हेल्प आउट कर सकता है, इवन आपके जो MLR सिस्टम्स के फायरिंग यूनिट्स हैं इनको हेल्प आउट कर सकता है, उनके टारगेट्स को डेजिग्नेट करने के लिए, उनके टारगेट्स की पोजीशंस को बताने के लिए, या उनके टारगेट्स अगर शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पोजीशंस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उन पर भी नज़र रख सकता है। ये आप ड्रोन देख रहे होंगे, वायर गाइडेड ड्रोन के साथ एक छोटी सी तार आपको नजर आ रही है। यूक्रेन रशिया वॉर में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। बेसिकली जो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं, वो अपने कमांड सेंटर के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू उनके सिग्नल्स को कट डाउन कर दिया जाता है, तो वो ड्रोन्स सॉफ्ट किल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब ये जो वायर गाइडेड ड्रोन है, इन्हें आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से या काउंटर ड्रोन सिस्टम से जैम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस वायर के साथ कनेक्टेड है। इस तरह तो आई एम सॉरी, तो इस तरह के ड्रोन्स को यूक्रेन रशिया वॉर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, और इवन इन्हें कामिकाजी रोल में यूज़ किया गया है, जासूसी के लिए इन्हें यूज़ किया गया है। और इवन अब आप यहाँ देखें कि पाकिस्तान के अल खालिद टैंक के साथ भी इस तरह का ड्रोन फ्लाई कर रहा है। तो ऐसे ड्रोन्स को जैम करना मुश्किल है। आप इन्हें किलर ड्रोन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जासूसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और प्लस आपका टैंक उसके साथ चल रहा है। तो आर्मर्ड कोर को पाकिस्तान ने अपने मौजूदा सिस्टम्स को यूज़ करते हुए इनमें डिजिटाइजेशन की है, इनमें कई ऐसी मॉडिफिकेशंस की हैं जिन्हें हम नेक्स्ट जनरेशन बैटल टैक्टिक्स कहते हैं। ये आपके सामने इंडिजिनस इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं,
इंटरसेप्टर ड्रोन बेसिकली नॉर्मल फ्लाइंग ड्रोन या अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, या आई मीन टू से जो कामिकाज़ी ड्रोन है, उनसे ज़्यादा स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि एक फ्लाइंग कामिकाज़ी ड्रोन को जाके हिट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं अगर आप एक सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करें तो वो बहुत महंगा है, मिलियंस ऑफ डॉलर का एक मिसाइल है। उसके मुकाबले में ये कुछ $100 का एक ड्रोन, ये इंटरसेप्टर ड्रोन आप फायर करके उन स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर में जो एनिमी ड्रोन्स हैं उनको शूट डाउन आप कर सकते हैं। तो ये भी पाकिस्तान ने इंडिजिनसली डेवलप किए हुए हैं। ये है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का, जो एफपीवी ड्रोन्स फ्लाई कर रहे होते हैं। तो जो शख्स उनको कंट्रोल कर रहा होता है उससे इस तरह का व्यू मिल रहा होता है। इस तरह के आपने व्यूज़ देखे होंगे, या इस तरह का जो एफपीवी ड्रोन का पैनोरामा है वो आपने इवन इसराइल हमास वॉर में देखा होगा, ईरान यूएस वॉर में देखा होगा, यूक्रेन रशिया वॉर में आपने इस तरह के मल्टीपल क्लिप्स देखे होंगे। ये लॉन्ग रेंज लॉटरिंग म्यूनिशन पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अनवील किए हैं। ये अपनी शेप में काफ़ी हद तक ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन जैसे नज़र आ रहे हैं, और शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिका की बेसिस का क्या हाल किया है वो हम रिसेंट वॉर में देख चुके हैं। बहरहाल चाइना के पास भी सेम इसी डिज़ाइन का अनमैन्ड एरियल सिस्टम या लॉटरिंग म्यूनिशन मौजूद है, और उसका नाम है लूंग M9। तो ये उस डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लॉटरिंग म्यूनिशन है जो पाकिस्तान ने अनवील किया है। और जिस तरह का इसका डिज़ाइन लग रहा है, इसकी रेंज मोस्ट प्रोबेबली 1000 प्लस किलोमीटर है। इनमें अगर आप गौर से देखें तो कोई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम नहीं है। इनमें क्या होता है कि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए जाते हैं और ये अपने टारगेट की तरफ खुद ब खुद फ्लाई करके जाते हैं और अपने टारगेट पर गिरते हैं, तबाह कर देते हैं। तो इसमें फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म भी आपको ये भी लॉटरिंग म्यूनिशन है। ये काफ़ी हद तक स्विच ब्लेड लॉटरिंग म्यूनिशन के डिज़ाइन पर बेस्ड है या उससे इंस्पायर्ड है। इसमें क्या होता है कि इसके जो विंग्स हैं वो इस तरह फोल्डेड होते हैं क्रूज मिसाइल्स की तरह। जब ये अपने लॉन्चर से निकलता है तो इसके ये ड्रोन्स के इसके जो विंग्स हैं वो डिप्लॉय हो जाते हैं और ये फिर फ्लाई करता है अपने टारगेट की तरफ। तो इसके अब आप देखेंगे कि इसके विंग्स जो हैं वो डिप्लॉय होंगे। ये देखें, ये इसके विंग्स अब डिप्लॉय हो गए। तो ये वो बेसिक एक मिनी डॉक्यूमेंट्री जो पाकिस्तान ने अपनी ट्राई सर्विसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। इसमें कई इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को दिखाया गया और कई दूसरे स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स जो पाकिस्तान अपने फ्रेंडली कंट्रीज से बाय किए। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी थी कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हो। तो अगर नॉर्मल इस पर वीडियो बनाता वॉइस ओवर के साथ तो वो काफ़ी इशू बनता, मतलब उसकी एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता। तो आज की ये वीडियो आपकी पेशे खिदमत है। इस जो हमने एक न्यू आप कह लें कि फॉर्मेट चूज़ किया है, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये जितने भी वेपन सिस्टम्स पर हमने अपना एनालिसिस दिया, इसमें से आपका फेवरेट वेपन सिस्टम कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।